तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हम कर रहे हैं, देखो, चैप्टर नंबर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो इसमें तो देखो, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स फंडामेंटल्स, तो हम इसमें पार्टनरशिप फॉर्म्स के फंडामेंटल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस देखेंगे। ठीक है। तो जैसे देखो, जब आप 11th ग्रेड में थे तब आप सोल ट्रेडर का अकाउंटिंग करते थे। सोल ट्रेडर मतलब जहाँ वन वन मैन शो होता है, मतलब वही एक आदमी अपना बिजनेस का प्रोप्राइटर है, वही उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, रिस्क भी जो है वही एक आदमी ले रहा है, और पूरा बिजनेस वही एक आदमी चला रहा है। तो सोल प्रोप्राइटर मतलब वन मैन अपना पूरा बिजनेस चला रहा है। तो जिससे क्या होता है कि उसमें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे उसका कैपिटल लिमिटेड होगा, भाई एक आदमी के पास जितना है वो उतना ही लगा सकता है। उसको बहुत ज़्यादा लोन भी नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि उसकी जितनी क्रेडिट वर्दीनेस है उसके हिसाब से ही उसको मिलेगा। या उसको रिस्क कितना ले सकता है वो, या बिजनेस को कैसे चलाएगा। तो एक आदमी के पास थोड़ी लिमिटेशंस होती हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सपेंड कैसे करेगा, क्योंकि कैपिटल भी लिमिटेड है, रिस्क लेने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है, और एक एक आदमी कहाँ कहाँ जाएगा, एक ही आदमी। तो इसलिए हम, यदि हम अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है या कुछ करना है, तो हम क्या करते हैं, दो लोग मिलके भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, दो या दो से ज्यादा लोग। तो यदि दो लोगों ने मिलके बिजनेस स्टार्ट किया है या दो से ज्यादा लोगों ने, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप करें, तो दो लोग मिलकर करें तो क्या होना चाहिए उसमें। ठीक है। तो पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके पार्टनरशिप करते हैं। तो इसका एक रूल तो यही हो गया कि कम से कम दो लोग होने चाहिए पार्टनरशिप के लिए। और ज्यादा से ज्यादा के लिए हमें जो कंपनीज रूल्स हैं, कंपनी रूल्स के अकॉर्डिंग एक मैक्सिमम 50 मेंबर्स हो सकते हैं। पार्टनरशिप के लिए एक पार्टनरशिप एक्ट होता है। तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी मैक्सिमम नंबर फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन कंपनीज रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग, तो देखो इसमें हम देखें रूल, तो मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए, 2। और मैक्सिमम, सो मैक्सिमम पार्टनर, सो पार्टनरशिप एक्ट ने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है। ठीक है। तो नॉट स्पेसिफाइड बाय पार्टनरशिप एक्ट। लेकिन कंपनीज रूल्स 2014 के अकॉर्डिंग 50 होने चाहिए, मैक्सिमम पार्टनर्स 50। एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। ठीक है। अब क्या है, यदि दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो उनके बीच में कुछ एग्रीमेंट होना चाहिए, कुछ चीजें डिसाइड होनी चाहिए। तो उसको ही हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब देखो, पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरल भी हो सकती है और रिटिन भी हो सकती है। ओरल और रिटिन, लेकिन रिटिन होगा तो ज्यादा अच्छा है, कहीं पे लिखा हुआ है रूल्स तो बेटर है। लेकिन ओरल भी हो सकती है। ठीक है। तो अब ये जो पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप डीड मतलब क्या होता है, रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम डिसाइड करते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट के में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे नेम है, पार्टनरशिप डीड में नेम है, फर्म का एड्रेस है, पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस है ना, टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस,
फिर कौन कितना कैपिटल लेके आएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ऐसे बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो जो भी हमने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया हुआ, वेदर ओरल और रिटिन, वही हमें फॉलो करना है। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड बनाई ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड कंपलसरी नहीं है, आपको बनाना चाहिए, बना सकते हैं, और वो भी ओरल भी हो सकता है, रिटिन भी हो सकता है। लेकिन हाँ, यदि आपने नहीं बनाई तब क्या होगा? तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो देखो, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो देखो यदि हमारे पास पार्टनरशिप डीड है तो हम वही फॉलो करेंगे जो हमारी डीड में लिखा हुआ है, और वो ओरल भी हो सकता है, ओरल या रिटन, ठीक है। लेकिन यदि हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, हमने बनाई ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करेंगे। तो उस केस में देखो, नंबर वन है जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एज पर डीड, यदि हमारे पास डीड है तो एज पर डीड करेंगे। लेकिन यदि डीड नहीं है, हमने कोई रेशो फिक्स नहीं किया हुआ है, तो फिर हम क्या करेंगे? इक्वल, इक्वल रेशो इररेस्पेक्टिव ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। मतलब किसने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम दो पार्टनर्स हैं या तीन पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर हैं हम उनको इक्वल इक्वल पे करेंगे, इक्वल इक्वल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर सेकंड है देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो एज पर डीड, जो भी आपने डीड में डिसाइड किया है उतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। लेकिन यदि अ, नहीं है डीड, हम पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर रहे हैं, तो हमें कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं पे करना है। थर्ड है हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये है एज पर डीड। लेकिन यदि नहीं है डीड, तो हमें फॉलो करना है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यदि पार्टनरशिप एक्ट नहीं, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो एक्ट फॉलो करेंगे जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देना है। फोर्थ है सैलरी टू पार्टनर, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर। सो एज पर डीड और नो सैलरी, नो कमीशन। फिफ्थ है इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इंटरेस्ट ऑन लोन एज पर डीड, पर यदि डीड नहीं है तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन
@ 6% per annum will be allowed, even if there is loss. Six, the admission of new partner. तो ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का कंसेंट चाहिए। ऑल पार्टनर्स शुड बी एग्रीड। ठीक है, तो यही है, पार्टनरशिप एक्ट होगा, पार्टनरशिप डीड होगा तो उसको फॉलो करेंगे, और डीड नहीं होगा तो एक्ट फॉलो करेंगे, और एक्ट फॉलो करेंगे तो केवल हमें इंटरेस्ट ऑन लोन @ 6% पर एनम देना है, और सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ भी नहीं देना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रखना है यदि हम एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो, और यदि कोई पार्टनर, नया पार्टनर आ रहा है तो सारे पार्टनर्स को एग्री होना चाहिए। तो देखो, ये अब हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ये पार्टनरशिप में ही बनाया जाता है। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म्स बनाते हैं। एक नॉमिनल अकाउंट है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। जैसे आपने 11th ग्रेड में देखा होगा, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, वो पर प्रोपराइटर का आप बनाते थे। यदि आप पार्टनरशिप फर्म का बना रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन भी बनाना है। और इसमें हमें करना क्या है, हमें हमें इसमें पार्टनर्स को जो भी देना है, पार्टनर्स को या पार्टनर से जो भी लेना है, डिस्ट्रीब्यूशन जो करना है हमें पार्टनर्स के बीच में, वो हम यहाँ दिखाएंगे। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंट्रीज होंगी, या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग होगी, या फिर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग होगी। तो पार्टनर्स को जो भी दिया लिया जाने वाला है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू होगा। तो देखो, हमने क्या क्या देना है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो बिजनेस को उन्हें इंटरेस्ट पे करना होगा, क्योंकि यदि यही पार्टनर्स अब अपने पैसे को बैंक में रखते तो बैंक उन्हें इंटरेस्ट देता, तो उन्होंने यदि बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो बिजनेस उन्हें इंटरेस्ट देगा। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द एक्सपेंस फॉर बिजनेस, इसलिए देखो डेबिट साइड आ रहा है। फिर है टू सैलरीज टू पार्टनर, तो पार्टनर्स को यदि हम कुछ सैलरी देने वाले हैं तो वो भी यहाँ आएगा। फिर यदि हम उन्हें कुछ कमीशन देने वाले हैं तो वो भी एक्सपेंस है फॉर द फर्म। और फिर यदि हम कुछ रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर ही कर लेंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व। प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर करके लेके आएंगे यहाँ पर। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यदि पार्टनर्स ने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो उन्हें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और दैट विल बी इनकम फॉर द पार्टनरशिप फर्म, तो वो क्रेडिट होगी। ये बिकॉज ऑफ इनकम क्रेडिट कर रहे हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरीज, कमीशन, बिकॉज ऑफ एक्सपेंसेस हम डेबिट कर रहे हैं। और जो भी फिर प्रॉफिट बचेगा या लॉस बचेगा वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें बस ये दो चीजें ध्यान रखनी है हमने, कि रेंट यदि पार्टनर को दिया जा रहा है, रेंट पेबल टू पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन लोन, ये दो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगी।
पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं आएंगी। ठीक है, रेंट पेबल टू पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, फिर चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, लेकिन ये हमें डेबिट करना ही है। देखो अब हम कुछ स्पेशल एस्पेक्ट्स देखेंगे ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स, जो हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो दो तरीके के कैपिटल अकाउंट्स बनते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये देखो, ये हमारा है कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जो फर्स्ट वाला हम कर रहे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तो हमारे दो अकाउंट बनते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट में केवल हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे क्रेडिट साइड में, और यदि पार्टनर ने कोई एडिशनल कैपिटल लाया है तो वो लिखेंगे क्रेडिट साइड पर, और डेबिट साइड पे विदड्रॉन अमाउंट। सो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल और परमानेंट विद ड्रॉइंग ऑफ कैपिटल। सो परमानेंट कैपिटल विदड्रॉ किया है वो, या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है वो, तो हम डेबिट करेंगे और फाइनल बैलेंस आ जाएगा। तो यदि कैपिटल में कुछ एडिशन है या कैपिटल में कुछ विड्रॉल है, वही आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा। अदरवाइज जो भी हम सैलरी कमीशन दे रहे हैं पार्टनर्स को, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से कुछ शेयर ऑफ प्रॉफिट है या शेयर ऑफ लॉस है, वो सब हमारा करंट अकाउंट में आएगा। तो दो अकाउंट बनेंगे, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करंट अकाउंट में आएगा, और कैपिटल से रिलेटेड जितना भी है एडिशन ऑफ कैपिटल या विड्रॉल ऑफ कैपिटल कैपिटल अकाउंट में आएगा। तो यदि हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, यदि फ्लक्चुएटिंग है तो क्या करना है वो हम देख लेते हैं। तो यदि हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यदि फॉलो कर रहे हैं, तो फिर देखो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड में, और एडिशन ऑफ कैपिटल आएगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट सब क्रेडिट साइड में आएगा। डेबिट साइड में आएगा ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और प्रॉफिट शेयर ऑफ लॉस। तो यानी कि सारा के सारा यदि हमारे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स हैं, तो सारा का सारा एक ही अकाउंट में आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लेकिन यदि दो हैं, यदि हमारा कैपिटल फिक्स्ड है, तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं। देखो, तो उसमें केवल कैपिटल अकाउंट में केवल एडिशन और विड्रॉल ऑफ कैपिटल आएगा, और करंट अकाउंट में बाकी सब आएगा। लेकिन यदि हमारे फिक्स्ड नहीं है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो फिर एक ही अकाउंट में हमारा सब आएगा, एडिशन ऑफ कैपिटल, विड्रॉल ऑफ कैपिटल, एंड सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ लॉस, ईच एंड एवरीथिंग विल कम इन वन अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बाद हम देख रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में यदि आपको ड्यूरिंग द ईयर दिया है, ठीक है, या आपको दिया है थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें क्या है, आपको नहीं पता कि उन्होंने कब विड्रॉ किया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यदि मान लो ड्राइंग का अमाउंट है, विड्रॉल है 50,000, और रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 50,000 इंटू 5% इंटू 6/12, हम उसको एवरेज कर लेंगे, 6/12 कर लेंगे।
क्योंकि वो ड्यूरिंग द ईयर है या थ्रू आउट द ईयर है, और हमें उसमें डेट नहीं पता कि कब विड्रॉ किया है। यदि हमें डेट पता होता है तो हम डेट के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। जब ड्यूरिंग द ईयर थ्रू आउट द ईयर है तो हमें उसे 6/12 करना है, तो 1250 इंटरेस्ट आएगा। तो मैनेजर्स कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, तो ये देखो ये इसमें भी दो टाइप्स हैं। तो ए टाइप कर लेते हैं कि ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। तो इस कमीशन को चार्ज करने से पहले का यदि कुछ परसेंटेज दिया हुआ है, तो समझो उसका प्रॉफिट है 22,000 और रेट है 10%, तो क्या हो जाएगा कमीशन? 22,000 का 10%, 2200। बी पार्ट है ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। यदि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है तो हमें क्या करना है? प्रॉफिट है हमारा यदि 22,000 और रेट है 10%, सो कमीशन विल बी 22,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110, सो 2,000। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, सो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, तो देखो इस केस में क्या है कि ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी फॉर फर्म। देखिए, तो फर्म की यदि लाइबिलिटी है ये, तो फर्म को क्या होगा? फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो इंटरेस्ट टू बी पेड बाय फर्म, ठीक है। तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा फर्म को, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये एक्सपेंस होगा फर्म के लिए। देखो, यदि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, तो लाइबिलिटी है फर्म के लिए, लाइबिलिटी फॉर फर्म, फर्म्स लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट टू बी पेड बाय फर्म, तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और फर्म इंटरेस्ट पे करेगा तो वो फर्म के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस फॉर द फर्म। तो इसमें हमें क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट को डेबिट करना है, टू बी डेबिटेड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट नहीं करना है। तो ये चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, तो दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको ये देना ही है, वेदर प्रॉफिट और लॉस। तो लॉस के केस में भी हमें देना है, तो हमें क्या फॉलो करना है? या तो हमें पार्टनरशिप डीड फॉलो करनी है, पार्टनरशिप डीड, और यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हमें क्या करना है? पार्टनरशिप एक्ट।
1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उसके अकॉर्डिंग 6% पर एनम आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो या तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट, और उसके अकॉर्डिंग हमें 6% पर एनम देना है। और एक बात ये कि ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस से तो डेबिट होगा ही, तो इसकी दो एंट्रीज होंगी। ठीक है, सो इंटरेस्ट ऑन लोन की दो एंट्रीज हैं। एक तो है इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि ये एक्सपेंस है इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू लोन बाय पार्टनर, तो ये पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा, लोन बाय पार्टनर, फर्स्ट एंट्री। और सेकंड एंट्री क्या होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो एक बार इसको समराइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क भी कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म, यदि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो ये फर्म के लिए लाइबिलिटी है, ये ध्यान रखना, फर्म के लिए लाइबिलिटी है। फर्म के लिए लाइबिलिटी तो फर्म को इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है, और वो फर्म के लिए एक्सपेंस होगा, फर्म के लिए एक्सपेंस होगा तो उसके हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट करना है, और वो चार्ज है अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस। फिर हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमें देना ही है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमें देना ही है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर ये है कि यदि पार्टनरशिप डीड है तो उसके अकॉर्डिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेंगे, नहीं है तो फिर हमें पार्टनरशिप एक्ट फॉलो करना है और 6% पर एनम का इंटरेस्ट फर्म को, पार्टनर्स को पे करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन की दो एंट्री है, एक तो है इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट कर रहे हैं, टू लोन बाय पार्टनर, पार्टनर के लोन अकाउंट में जाएगा। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस से डेबिट हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हमें ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, ये देखो इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो इसमें हमने इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को, तो ये क्या है, फर्म के लिए एक एसेट है ना, फर्म के लिए एसेट है, तो फर्म को इसमें क्या होगा, इंटरेस्ट रिसीव होगा पार्टनर से, और इंटरेस्ट रिसीव होगा तो वो इनकम होगा फर्म के लिए, इनकम फॉर फर्म। अच्छा, इसमें एक चीज है कि इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म, वो है एज पर पार्टनरशिप डीड। यदि इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप डीड नहीं है तो फिर हम पार्टनरशिप एक्ट में और एज पर पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट नॉट अलाउड। ठीक है, तो यदि लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को तो फर्म के लिए वो एसेट है, फर्म को उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और इनकम हो जाएगी फर्म के लिए। और इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म एज पर पार्टनरशिप डीड होगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, या फिर यदि हम पार्टनरशिप डीड नहीं, पार्टनरशिप एक्ट फॉलो कर रहे हैं तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, पार्टनर इंटरेस्ट नहीं देंगे। ठीक है, अब ये यदि इनकम है तो हमारे लिए क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्रेडिट होगा, और डेबिट कहाँ होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सो एंट्रीज क्या होंगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन को हम क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि ये इनकम है। और सेकंड एंट्री होगी इसकी, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन यदि पार्टनर ने दिया है पार्टनर ने लिया, दोनों ही केसेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। बस डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप जब फर्म के लिए वो लाइबिलिटी है तो उसमें पार्टनरशिप एक्ट 6% इंटरेस्ट देता है, 6% पर एनम। लेकिन यदि वो फर्म के लिए एसेट है तो पार्टनरशिप एक्ट उसमें कोई भी इंटरेस्ट अलाउ नहीं करता है। ठीक है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि ये वो पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाता है और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। ठीक है। तो ये मैं यहाँ दो डिफरेंस लिख देती हूँ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन है ना, यदि पार्टनर से है तो यदि वो लाइबिलिटी है फर्म के लिए तो क्या होगा, और वो एसेट है फर्म के लिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले तो यदि वो लाइबिलिटी है तो फर्म के लिए वो एक्सपेंस है। और फर्म के लिए यदि वो एसेट है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेक फर्म के लिए एक्सपेंस है, ये फर्म के लिए एसेट है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट होगा। तीसरा है, ये जाएगा पार्टनर्स के लोन अकाउंट में और ये जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। फोर्थ, एज पर डीड, और ये भी एज पर डीड। लेकिन यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है तब तो फिफ्थ पॉइंट है एज पर एक्ट 6% पर एनम। इसमें है एज पर एक्ट नो इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये फर्म के लिए एक्सपेंस है, फर्म की यदि लाइबिलिटी है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है उसका इंटरेस्ट, और वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनर्स लोन अकाउंट में जाएगा और एज पर डीड है। लेकिन यदि डीड नहीं है तो एज पर एक्ट 6% पर एनम, इसमें नो इंटरेस्ट एज पर एक्ट। वैसे एज पर डीड रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा यदि वो फर्म के लिए एसेट है। और दोनों ही केसेस में ठीक है वो चार्ज है। तो लॉस हो या प्रॉफिट हो आपको ये देना ही है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट हो या लॉस हो ये हमें इंटरेस्ट ऑन लोन तो करना ही है।
सिक्स्थ है रेंट पेड और पेबल टू पार्टनर। तो यदि हमने पार्टनर्स को रेंट पे कर रहे हैं, कोई फर्म पार्टनर्स को रेंट पे कर रही है, तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ठीक है, तो ये हमें प्रॉफिट एंड लॉस में ही डेबिट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं करना है। ठीक है, तो दो ही चीज है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट, ये दोनों हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। तो जर्नल एंट्रीज हैं, फर्स्ट है यदि हमने रेंट कैश में पे किया है, सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट पेड टू पार्टनर इन कैश। या फिर यदि हमने रेंट पे नहीं, कैश में पे नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट पेबल। ये ध्यान रखना हमने रेंट पेबल किया है, पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं किया है। थर्ड है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं, अप्रोप्रिएशन में नहीं, टू रेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, रेंट वाले केस में दो ही चीजें, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट हो रहा है, और यदि रेंट पेबल है, पे नहीं किया है, तो रेंट पेबल अकाउंट में जा रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं। देखो ये कुछ छोटी छोटी और चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सो इन द केस व्हेन देयर इज लॉस टू फर्म, यदि फर्म को लॉस है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। सो लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स थ्रू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, यदि लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। बट इफ देयर इज लॉस एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तब क्या बनाएंगे, तब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखेंगे क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड में लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड करेंगे, और फिर जो बैलेंस है वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हुआ, यदि केवल लॉस है फर्म को, तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन साथ में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। एक और केस ये भी है कि व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट्स, तो हमने क्या करना है, जितना प्रॉफिट है तो हम एप्रोप्रिएशन तो दे रहे हैं, मतलब सैलरी कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम देंगे, लेकिन यदि वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम उसे लिमिट कर देंगे, प्रॉफिट तक ही देंगे, क्योंकि प्रॉफिट कम है और देना हमने ज़्यादा है पार्टनर्स को, तो उनको देने की वजह से हम लॉस शो नहीं करेंगे। तो जैसे यदि आपका प्रॉफिट है, समझो 10,000, और इनका जो अप्रोप्रिएशंस हैं, यानी सैलरी देना है टू ए 7,500, और कमीशन देना है यदि बी को 7,500, तो ये दोनों का मिला के हो रहा है
15,000, हमारे पास प्रॉफिट कितना है? 10,000। तो हम कितना देंगे इनको प्रॉफिट? केवल 10,000। किस रेशो में देंगे? तो प्रॉफिट ऑफ 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7,500 एंड 7,500 रेशो, यानी कि 1:1 के रेशो में हमें प्रॉफिट डिवाइड करना होगा, क्योंकि प्रॉफिट कम है और अप्रोप्रिएशन ज़्यादा है, तो हमें पूरा नहीं देना है, जितना प्रॉफिट है उतना हम दे देंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि दो मेथड है इसका। एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड में अमाउंट ऑफ ड्राइंग इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू मंथ्स, यानी जब विड्रॉ किया तो उससे 31 मार्च तक के कितने मंथ्स होते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 से डिवाइड करेंगे, मंथ्स को 12 से। फिर सिंपल मेथड है कि जितना अमाउंट हमने विड्रॉ किया है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 10%, 5%, वॉट एवर, और मंथ्स जितने समय के लिए हमने विड्रॉ किया है, जब विड्रॉ किया वहां से 31 मार्च तक का समय देख लेते हैं। दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। उसमें हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि जब भी हमने विड्रॉ किया है उससे 31 मार्च तक का कितना समय है, और उसको हम अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे कि यदि हमने May 1 में हमने विड्रॉ किया है, समझो 20,000, ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट क्या होगा प्रोडक्ट मेथड में? 20,000 इंटू, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है समझो 6% या 9%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9%। तो हमने क्या किया, 20,000 इंटू 9%, और जितने मंथ्स का था, May 1 का था ना, तो ये हमारा May 1 से लेके 31 मार्च, 11 मंथ्स। तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1,650। तो ऐसे हमें जितने भी हमारे विड्रॉल्स हैं सबके लिए करना है, कि जब हमने विड्रॉ किया वहां से 31 मार्च कितने महीने हुए, और फिर उसको हमने क्या करना है, सबका टोटल करके ये जो इंटरेस्ट आ रहा है उसको 12 से डिवाइड भी करना होगा, ठीक है। तो वैसे हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद है, यदि हमने मंथली अमाउंट विड्रॉ किया है, तो ये हमारा एक मेथड है सिंपल मेथड, दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, और तीसरा मेथड है हमारा, यदि हमने मंथली विड्रॉल किया है, मंथली विड्रॉल सेम अमाउंट और सेम टाइम। तो इसमें है, यदि हमने विड्रॉल किया है when drawings are made in the beginning of every month, ठीक है। तो इसमें हम इन when drawings are made in the beginning of every month, तो हम इसमें एक एवरेज पीरियड निकालेंगे। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होगा हमारा टाइम लेफ्ट
आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। तो जब आपने फर्स्ट विड्रॉल मतलब विड्रॉल किया बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो ये देखो आपने फर्स्ट विड्रॉल कब किया होगा। तो इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। ₹10,000 विड्रॉ एवरी मंथ के बिगनिंग में, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। तो देखो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा। फर्स्ट अप्रैल, और वहां से 31 मार्च, 12 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉल कब होगा। तो हर बार हम 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त ऐसे करते हैं, तो लास्ट वाला होगा 1 मार्च। 1 मार्च से 31 मार्च हो गया 1 मंथ। सो एवरेज पीरियड विल बी 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा 6.5। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा। यदि हम 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं, 12 मंथ तक हम विड्रॉ करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% फॉर 6.5 डिवाइडेड बाई 12। 39। ठीक है, ए पॉइंट है। बी पॉइंट हम देख रहे हैं कि व्हेन विड्रॉल ऑफ अमाउंट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा। एवरी मंथ के लास्ट डे पे कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट विड्रॉल होगा 30 अप्रैल, यहां से 31 मार्च, 11 मंथ्स। और लास्ट विड्रॉल हम करेंगे 31 मार्च। तो यहां से 31 मार्च कितना हुआ, 0। एवरेज पीरियड कितना होगा, 11 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 10,000 फॉर 12 मंथ्स फॉर 6% फॉर 5.5 डिवाइडेड बाई 12। 3,300। ठीक है, फिर है व्हेन
when withdrawal uh, when withdrawal of amount middle of every month। तो देखो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 15 अप्रैल, यहां से 31 मार्च 11.5 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब होगा? 15 मार्च, यहां से 31 मार्च 0.5 मंथ्स। तो ये आ जाएगा 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 6। 3600। सी है, डी है when withdrawal of amount beginning of every quarter। तो देखो क्वार्टर जो होता है वो होता है 1 अप्रैल से 30 जून, फर्स्ट क्वार्टर। सेकंड क्वार्टर 1 जुलाई से 30 सितंबर। थर्ड 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर है 1 जनवरी से 31 मार्च। यदि एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में उन्होंने विड्रॉल किया है तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 1 अप्रैल, वहां से 31 मार्च, 12 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल कब होगा? 1 जनवरी, तो वहां से 31 मार्च, 3 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड विल बी 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2, 7.5 मंथ्स। और यदि हमने विड्रॉ किया है 10,000 एवरी क्वार्टर, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10,000 विड्रॉ किया है एवरी क्वार्टर, यानी 4 टाइम्स विड्रॉ किया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 7.5 डिवाइडेड बाई 12।
when interest when withdrawal of amount last day of every क्वार्टर। तो लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर मतलब कब विड्रॉ किया होगा? 30th जून। यहाँ से 31st मार्च, 9 मंथ्स। फिर 31st मार्च को क्या होगा लास्ट, यहाँ से 31st मार्च 0। तो एवरेज पीरियड विल बी 9 + 0 / 2, 4.5 मंथ्स। देखो यदि विड्रॉल करें हम व्हेन विड्रॉल ऑफ अमाउंट मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, एवरेज फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 15 मई। ठीक है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर का मिडिल होगा 15 मई। यहाँ से 31st मार्च 10.5। लास्ट विड्रॉल होगा 15 फेब। यहाँ से 31st मार्च 1.5। तो एवरेज हो जाएगा 10.5 + 1.5 / 2, 6। ठीक है, तो ये ऐसे एवरेज पीरियड निकालना है। और जब भी विड्रॉ करें, मंथली करें तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली करें तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब भी फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं फिक्स टाइमिंग पर, तो हम एवरेज पीरियड के थ्रू अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे दिया हमें 6%। ठीक है, लेकिन इसमें हमें पर एनम नहीं दिया है बट, तो हम 6% ही कैलकुलेट करेंगे। हम टाइम या कब विड्रॉ किया है तो वो नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ है, पर एनम वर्ड नॉट गिविंग। तो डू नॉट कंसीडर टाइम और डेट ऑफ ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हम फिर से एक बार रिकैप कर रहे हैं। देखो सिंपल मेथड है, प्रोडक्ट मेथड है, और जब हम मंथली विड्रॉल करते हैं सेम अमाउंट सेम टाइमिंग पर, तब भी होता है। ठीक है, तो हमें सिंपल मेथड क्या है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट अपॉन 100, इनटू जितने भी मंथ्स का हमने विड्रॉ किया है, यानी कि जब से हमने विड्रॉ किया तब से 31st मार्च तक के जितने भी मंथ्स हैं, डिवाइडेड बाय 12। तो ये सिंपल मेथड है, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय मंथ्स डिवाइडेड बाय 12। फिर प्रोडक्ट मेथड है कि, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे हमने May 1 में समझो 20,000 अमाउंट विड्रॉ किया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो हमने क्या किया, May 1 से 31st मार्च तक का समय देखा, तो वो है 11 मंथ्स। May 1 से 31st मार्च 11 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 9% मल्टीप्लाइड बाई 11 डिवाइडेड बाई 12, तो आया 1650। ऐसे जितने भी हमारे विड्रॉल्स होंगे
सबका कैलकुलेशन करेंगे, इंटरेस्ट को हम ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 12 से। ठीक है। फिर थर्ड है मंथली विड्रॉल। यदि हमने मंथली विड्रॉ किया है सेम अमाउंट सेम टाइम पर, तब हम कैसे कर सकते हैं? देखो, इसके बहुत सारे कंडीशंस हैं, केसेस हैं, जैसे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं सेम अमाउंट, तो हम एक एवरेज पीरियड निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो ये एक हमने एग्जांपल लिया कि हमने 10,000 विड्रॉ किया है एवरी मंथ, बिगनिंग ऑफ द मंथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो आप समझो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा यदि हम बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ कर रहे हैं तो फर्स्ट विड्रॉल होगा 1 अप्रैल को, वहां से 31 मार्च तक 12 मंथ्स होते हैं। लास्ट विड्रॉल हम कब करेंगे? 1 मार्च को। तो 1 मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, तो एवरेज पीरियड आ जाएगा 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे निकालेंगे? मंथली विड्रॉल हमने किया 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि 12 टाइम्स हमने विड्रॉ किया, मल्टीप्लाई बाई 6/100 रेट मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड 6.5 डिवाइडेड बाई 12, सो अमाउंट विल बी 3900। सेकेंड केस देख लेते हैं, व्हेन विड्रॉल ऑफ अमाउंट लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, तो फर्स्ट विड्रॉल कब होगा? 30th अप्रैल, वहां से 31 मार्च 11 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल होगा 31 मार्च। तो 31 मार्च से 31 मार्च 0, एवरेज पीरियड विल बी 11 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 5.5 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, क्योंकि 12 टाइम्स विड्रॉ किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12, एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर यदि थर्ड केस है, यदि हमने मिडल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया है, तो फर्स्ट विड्रॉल होगा हमारा 15th अप्रैल, मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी फर्स्ट विड्रॉल 15th अप्रैल, वहां से 31 मार्च 11.5 मंथ्स। फिर लास्ट विड्रॉल करेंगे हम 15 मार्च को, वहां से 31 मार्च 0.5 मंथ्स। तो एवरेज पीरियड निकालेंगे 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2, 6 मंथ्स। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 6/12। ठीक है, एवरेज पीरियड से मल्टीप्लाई किया, सो अमाउंट विल बी 3600। फोर्थ कंडीशन है, जब हमने अमाउंट विड्रॉ किया है एवरी क्वार्टर के बिगिनिंग में। ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हमारे क्वार्टर्स देखो 4 हैं, तो अप्रैल से जून, 1 अप्रैल से 30 जून विल बी फर्स्ट क्वार्टर, 1 जुलाई से 30 सितंबर सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर हो गया 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर, फोर्थ क्वार्टर है 1 जनवरी से 31 मार्च। तो फर्स्ट विड्रॉल हम कब कर रहे हैं? बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट क्वार्टर का फर्स्ट डे 1 अप्रैल, वहां से 31 मार्च 12 मंथ्स आ जाएंगे। फिर लास्ट विड्रॉल हम करेंगे 1 जनवरी को, और उससे 31 मार्च 3 मंथ्स, तो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 7.5 मंथ्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगी 10,000 यदि हमने विड्रॉ किया है एवरी क्वार्टर, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्योंकि 4 टाइम्स हमने विड्रॉ किया, 6%, और मल्टीप्लाइड बाई एवरेज पीरियड 7.5 डिवाइडेड बाई 12। फिर है, यदि हमने विड्रॉल किया है लास्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट विड्रॉल हमारा होगा 30th जून, और वहां से 31 मार्च 9 मंथ्स। लास्ट विड्रॉल होगा हमारा 31 मार्च को, और वहां से 31 मार्च 0, एवरेज पीरियड विल बी 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 4.5 मंथ्स। फिर यदि हमने विड्रॉ किया है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो फर्स्ट विड्रॉल होगा हमारा 15 मई को। ठीक है, क्योंकि हमारा एक क्वार्टर है ये 1 अप्रैल से 30 जून, तो इसका मिडिल आएगा हमारा 15 मई। तो 15 मई को विड्रॉ करेगा, तो वहां से हो जाएंगे 10.5 मंथ्स, और लास्ट विड्रॉल होगा 15 फेब को, वहां से 31 मार्च 1.5 मंथ्स, एवरेज पीरियड विल बी 6। ऐसे ही एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% दिया है, यानी पर एनम वर्ड नहीं दिया है, तो हमें टाइम या डेट ऑफ ड्राइंग्स को कंसिडर नहीं करना है।